आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑन ट्रेंडिंग एजुकेशन पे। तो आज की वीडियो जो होगी वो यूपी स्पेशल पार्ट 2 होगी, जो कि कंपाइलेशन चल रहा है आपकी परीक्षा वाणी बुक की। तो आज सबके सामने मैं पार्ट 2 लेकर प्रस्तुत हूँ। तो प्लीज़ आप बिल्कुल अपने माइंड को कंसंट्रेट करके आप वीडियो को स्टार्ट करें। चलिए बिना अपने टाइम को वेस्ट किए अपने अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आप पारंपरिक ऊर्जा के बारे में बात करेंगे आज। तो प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, जिसका कि बाद में नाम उत्तर प्रदेश नवीन नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण यूपी नेडा कर दिया गया, उसका गठन कब हुआ था? तो 1883 में। केंद्र के सहयोग से यूपी नेडा द्वारा नवीन नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, विकास और प्रशिक्षण हेतु केंद्र स्थापित हैं। तो कहाँ है? तो चिन्हट, लखनऊ, घोसी, मऊ और कन्नौज में है। सौर ऊर्जा नीति 2013 के अंतर्गत सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है 500 मेगावाट का। सौर ऊर्जा नीति 2017 के तहत 2022 तक सौर ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है 10,700 मेगावाट का। भारत सरकार के सोलर पार्क योजना के तहत प्रदेश का प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, जालौन व कानपुर देहात जिलों में कुल मिलाकर विकसित किए गए हैं कितने सोलर पार्क? तो आपके विकसित किए गए हैं 440 मेगावाट के सोलर पार्क। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सहकारी क्षेत्र में प्रदेश का सबसे बड़ा पार्क और सौर ऊर्जा पार्क इफ़को प्रयागराज में है। कहाँ है? प्रयागराज में। सिंगरौली, ऊंचाहार व दादरी में सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। किसके द्वारा? एनटीपीसी के द्वारा। सौर ऊर्जा उत्पादित करने वाला राज्य का पहला कलेक्ट्रेट लखनऊ कलेक्ट्रेट बन गया है। सौर ऊर्जा से प्रकाशित राज्य का पहला बस स्टेशन कैसरबाग लखनऊ है। सौर ऊर्जा से प्रकाशित राज्य का पहला बस स्टेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका लखनऊ कैसरबाग में। केंद्र के सहयोग से प्रदेश के आगरा, मुरादाबाद और प्रयागराज को विकसित किया जा रहा है सोलर सिटी के रूप में। किस सिटी के रूप में? सोलर सिटी के रूप में। किसको किसको? तो आगरा, मुरादाबाद, प्रयागराज को। प्रदेश के 65 चीनी मिलों में स्थापित बगास आधारित विद्युत प्लांट की आपकी जो अधिष्ठापित क्षमता है वो 1900 मेगावाट की है। यानी पूछेगा जो बगास आधारित विद्युत प्लांट है वो आपका उसका क्षमता कितना है? तो 1900 मेगावाट का है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि खनिज व वन्यजीव संरक्षण संक्षिप्त के बारे में है। खनिज 1974 में स्थापित राज्य खनिज विकास निगम को भंग कर दिया गया है 2020 में। यानी राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में, जिसको भंग करके 2020 में इसको भंग कर दिया गया है। 1998 में घोषित प्रथम खनिज नीति की खनिज विकास को दिया गया है उद्योग का दर्जा। किसका? उद्योग का दर्जा। नई खनन नीति 2017 में रॉयल्टी लक्ष्य को 1.85% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 3% कर दिया गया है। भारत के कुल खनिज उत्पादन मूल्य में उत्तर प्रदेश का भाग लगभग 5% है। राज्य के कुल जीवीए में खनन क्षेत्र का योगदान लगभग 1.7% है। नेक्स्ट पॉइंट में है कि प्रयागराज, झांसी, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा व हमीरपुर आदि 12 जिलों को चिन्हित किया गया। किस क्षेत्र के लिए? तो खनिज बहुल क्षेत्र के रूप में। किस क्षेत्र के रूप में? खनिज बहुल क्षेत्र के रूप में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है। राज्य में मिलने वाले प्रमुख खनिज हैं आपके चूना पत्थर, सिलिका सैंड, बॉक्साइट, डायस्पोर, डोलामाइट, जिप्सम, मैग्नेसाइट, ओकर का मतलब गेरू, फास्फोराइट, पायरोफाइलाइट, गंधक और कोयला। यानी ये सारी चीज़ें हमारे प्रदेश में मिलती हैं। ये सारे प्रमुख खनिज हैं जो हमारे यूपी में मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि राज्य में मिलने वाला प्रमुख उप खनिज क्या है। अभी खनिज के बारे में पढ़े हैं, अब उप खनिज क्या है? तो यह है सामान्य बालू, मोरंग, बजरी, इमारती पत्थर, यानी इमारती पत्थर, संगमरमर, कंकड़, सोरा, लाइमस्टोन आदि। ये सारे उप खनिज हैं जो हमारे प्रदेश में मिलते हैं। राज्य के कुल खनिज उत्पादन का मूल्य का लगभग आधा हिस्सा किसका है? तो कोयले का है। किसका है? कोयले का। चूना पत्थर पाया जाता है
गुरमा गनाच बाउबारी में। कहाँ चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो मिर्ज़ापुर के क्षेत्र में। उसका क्षेत्र का नाम है गुरमा कनाच बाबूहारी। दूसरा पाया जाता है सोनभद्र एरिया में, जिसको हम कजराहट का क्षेत्र नाम देते हैं। और ऐसे याद करेंगे, चूना पत्थर सबसे ज़्यादा मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। कोयला पाया जाता है सिंगरौली यानी सोनभद्र एरिया में। बाक्साइट पाया जाता है राजगंवा, बांदा और चंदौली, इन दोनों जगह पे पाया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? डोलोमाइट मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बांदा, चंदौली। कांच बालू जिसको हम सिलिका सैंड कहते हैं, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, चंदौली, झांसी में पाया जाता है। पोटास लवण पाया जाता है प्रयागराज, चंदौली, बांदा, सोनभद्र एवं झांसी। एंडुलोसाइड पाया जाता है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र में। पायरोफाइलाइट पाया जाता है आपका हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, महोबा में। सेल खड़ी पाई जाती है आपके हमीरपुर और झांसी में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल खड़ी कहाँ पाई जाती है? तो हमीरपुर, झांसी में। पायराइट्स पाया जाता है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र में। राक फास्फेट पाया जाता है बांदा, ललितपुर में। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका फायर क्ले यानी फायर क्ले पाया जाता है बांसी, मकरी, खो यानी मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। यानी फायर क्ले पाया जाता है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के क्षेत्र में। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। ये सारे खनिज संसाधन हैं जो हमारे यूपी में पाए जाते हैं, इनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है मुझे। हीरा पाया जाता है आपके बांदा और मिर्ज़ापुर में। सोना पाया जाता है सोनभद्र तथा सोन और शारदा और रामगंगा के रेत में, यानी सोना पाया जाता है। तांबा पाया जाता है ललितपुर में। प्लेटिनम ललितपुर में, यूरेनियम ललितपुर में। मतलब इन तीनों को हम एक साथ याद रख सकते हैं, तांबा, प्लेटिनम, यूरेनियम। तांबा, प्लेटिनम, यूरेनियम, ये तीनों ही ललितपुर में पाया जाता है। संगमरमर पाया जाता है आपके मिर्ज़ापुर, सोनभद्र में। एस्बेस्टस पाया जाता है मिर्ज़ापुर और झांसी में। जिप्सम पाया जाता है झांसी और हमीरपुर में। सैंडस्टोन पाया जाता है अहरौरा और मिर्ज़ापुर में। डैशपुर पाया जाता है हमीरपुर, ललितपुर, झांसी, महोबा में। मैग्नेसाइट पाया जाता है बांदा, चंदौली में। मैग्नेसाइट बांदा और चंदौली में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि ग्रेफाइट पाया जाता है कहाँ? तो हमीरपुर, चुनार यानी मिर्ज़ापुर में। ग्रेनाइट पाया जाता है, ये ग्रेफाइट है, ये ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट है बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा। चाइना क्ले पाया जाता है, चाइना क्ले मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और बांदा में। वेराइट्स पाया जाता है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र में। फेल्सपार पाया जाता है झांसी में। ओकर यानी गेरू पाया जाता है बांदा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओकर मतलब गेरू किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो बांदा के क्षेत्र में। एंडुलोसाइड के भंडार देश में उत्तर प्रदेश में आपका कौन सा स्थान आता है एंडुलोसाइड के भंडारण में? तो हमारा यूपी का पहला स्थान आता है। डायस्पुर के स्थान में भी हमारा यूपी का पहला स्थान आता है। चूना पत्थर के भंडारण में देश का उत्तर प्रदेश का हमारा द्वितीय स्थान आता है, दूसरे नंबर पे आता है। कांच बालू के स्थान पर भी हमारे देश में यूपी का हमारा सेकंड रैंकिंग है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब आते हैं कुछ वन से संबंधित कुछ रिपोर्ट हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। 31 दिसंबर 2019 को जारी वन रिपोर्ट कौन सी है? तो 16वीं जारी रिपोर्ट की गई है। 16वीं वन रिपोर्ट जारी की गई 31 दिसंबर 2019 को। राज्य में वनाच्छादन है कितने? 6.14% पे, यानी 14,805.65 वर्ग किलोमीटर। फिर आपका है कि राज्य में वृक्षादन कितने हैं? वृक्षादन है आपके 3.04% पे, जो कि है 7342 वर्ग किलोमीटर। 7342 वर्ग किलोमीटर। राज्य में वन और वृक्षादन कितने हैं? तो 9.18। वन और वृक्षादन दोनों कितने हैं? तो 9.18%। इन दोनों को मिला दीजिए तो 22,147.65 वर्ग किलोमीटर है। वन राज्य में आपकी झाड़ियाँ कितनी हैं? तो 0.24% पे हैं, जो कि 586.52 वर्ग किलोमीटर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 15वीं से 16वीं वन रिपोर्ट के बीच वनावरण में वृद्धि हुई है 0.87। यदि हम ऐसे देखें तो 126.65 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है हमारा वन रिपोर्ट के वनावरण में। उसके बाद वृक्षावरण में कमी कितनी हुई है? तो वो हुई है 100 वर्ग किलोमीटर। कितना? 100 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुल अनाच्छादन में खुला, मध्यम, सघन व अति सघन वन क्रमशः कितने हैं? तो देखिए खुला है आपका 54.77%। कौन है भैया? 54.77%। फिर है आपका मध्यम की बात करेंगे तो 27.65
17.55%। फिर आपका अति सघन है वो 17.67% है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि राज्य के कुल क्षेत्रफल में रिकॉर्डेड अभिलिखित वन क्षेत्र कितने हैं, तो 6.88 मतलब 16,582 वर्ग किलोमीटर है। कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में आरक्षित वन कितने हैं, जो रिकॉर्डेड वन है रिकॉर्ड में हैं उनमें आरक्षित वन कितने हैं, तो 72.79% मतलब 12,071 वर्ग किलोमीटर है। कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में संरक्षित वन कितना है, तो 6.98% है। कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में अवर्गीकृत वन कितने हैं, तो 20.23% है। राज्य के कुल क्षेत्रफल में झाड़ियाँ कितनी हैं, तो 0.22% है झाड़ियाँ आपकी। सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन है, तो लखीमपुर खीरी है आपका। सबसे ज़्यादा सघन वन क्षेत्रफल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है। सर्वाधिक खुले वन क्षेत्रफल वाला जिला आपका सोनभद्र है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला सोनभद्र है, ध्यान दीजिएगा। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन है, तो सोनभद्र है, 2540 वर्ग किलोमीटर के अंदर में है। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 4 जिलों की बात करेंगे तो सबसे पहले सोनभद्र आता है, फिर खीरी आती है, फिर मिर्ज़ापुर, फिर पीलीभीत। सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिला कौन सा है, तो भदोही, केवल 3 वर्ग किलोमीटर में यहाँ पे केवल वन पाया जाता है। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला है भदोही। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले 4 जिला है तो आपका पहला है भदोही, मऊ, मैनपुरी व संत कबीर नगर। दूसरी बात आती है कि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन है, तो सोनभद्र है, सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत वाला जिला है, यानी यहाँ पर 37.79% पर आपका वन पाया जाता है सोनभद्र में। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले हैं सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत, मिर्ज़ापुर। ये 4 हैं जो कि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले हैं। सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला कौन है, तो भदोही है, केवल वहाँ पे 0.31% पर ही आपका वन है। ऐसे भी पढ़े हम, भदोही में केवल 3 ही वर्ग किलोमीटर, सबसे क्षेत्रफल इसका कम है भदोही का आपके वन के अकॉर्डिंग। सबसे कम वन प्रतिशत वाले 4 जिले हैं तो भदोही है, मैनपुरी है, देवरिया है, बदायूं है, यानी तीसरे नंबर पर देवरिया भी आती है सबसे कम प्रतिशत वाले जिले के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे। अब बात करेंगे कि हीरा पाया जाता है, तो हीरा पाया जाता है तो बांदा और मिर्ज़ापुर में। कहाँ, बांदा और मिर्ज़ापुर में। सोना पाया जाता है, अच्छा ये रिपीटेड हो गया है, चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं इसको लेकर के। ओ सॉरी, चलिए यहाँ से है। नेक्स्ट पॉइंट है ये कि सामान्यतः राज्य में पाए जाते हैं तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पाए जाते हैं। राज्य का पहला वन ग्राम है आपका बेलहत्थी ग्राम सोनभद्र में। राज्य का पहला वन ग्राम कहाँ है, तो सोनभद्र में है। नाम क्या है, बेलहत्थी ग्राम। वन उत्पाद की बात करते हैं, देखिए कत्था पाया जाता है खैर के वृक्षों से, बीड़ियाँ बनाई जाती है तेंदुए, जो तेंदू पत्ते होते हैं इनसे। पूछता है क्वेश्चन कि बीड़ियाँ किसके पत्तों से बनाई जाती है, तो तेंदू पत्ते से बनाई जाती है। माचिस की तिल्ली और डिब्बी बनाई जाती है सेमल से, अर्जुन से और गुरेल वृक्ष से, इनसे आपकी डिब्बी बनाई जाती है। माचिस की तिल्ली भी बनाई जाती है क्योंकि इनके जो आपके पेड़ के जो ये जो पेड़ होते हैं काफ़ी मुलायम होते हैं। पत्तल व दाने, यानी जो शादी और विवाह जो भी फंक्शन होते हैं तो पहले पत्तल चलते थे, यानी दोने चलते थे, वो आपके साखू, पलास, महुआ, यानी इनकी पत्तियां काफ़ी चौड़ी चौड़ी होती हैं, साखू के, पलास के और महुए के। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे तो कुर्सी, मेज व छड़ी आदि बनाए जाते हैं तो बेंत के पौधे से। हरड़ और बहेड़ा औषधि मिलती है हरड़ और बहेड़ा पौधे से। चूड़ियाँ और खिलौने बनाए जाते हैं तो लाख के वृक्ष से। तारपीन तेल और विरोजा प्राप्त होता है तो चीड़ वृक्ष से। तारपीन चीड़ के वृक्ष से मिलता है। वन विकास योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में निजी वन अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 1948 में लागू हुआ था, ध्यान देंगे आप लोग, इम्पोर्टेंट है ये कि निजी वन अधिनियम 1948 में लागू हुआ था। सामाजिक वानिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया 1976 में। प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना शुरू की थी 1979 से 80, मतलब 1979 और 1980 के बीच की स्टार्ट की गई थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम। राज्य में चलाए गए सामाजिक वानिकी योजना में वृक्ष जो भूमि के लिए घातक हैं
जो जिसको बोलते हैं पारिस्थितिकी आतंकवादी सिद्ध हुआ है, वो है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस ही बहुत ही घातक सिद्ध हुआ है हमारे वानिकी समाज में, हमारे सामाजिक जीवन में। उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना चल रही है 1998 से। उत्तर प्रदेश में 2010 से सहभागी वन प्रबंधन योजना चल रही है, जापान के सहयोग। कह देगा कि जो आपके सहभागी वन प्रबंधन योजना चल रही है वह किस देश के सहयोग से, तो जापान के सहयोग से। 2010 में चलाई जा रही सहभागी वन प्रबंधन योजना के तहत प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किया गया है बेलहत्थी सोनभद्र को। प्रदेश में हरित पट्टी विकास योजना चल रही है 2012-2013 से। प्रदेश के 48 जिलों में वृक्षारोपण आपका विस्तार योजना संचालित है 2007 और 2008 से। नेक्स्ट देखिए कि प्रदेश के 48 जिलों में वृक्षारोपण विस्तार योजना संचालित है 2007-2008 से। राज्य के कुछ चयनित जिलों में टोटल फॉरेस्ट कवर योजना संचालित है 2014-2015 से। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम से क्वेश्चन की बात करेंगे तो देश में सर्वप्रथम वन्यजीव परीक्षण संगठन की स्थापना 1956 में की गई थी। कहाँ पे की गई थी, तो उत्तर प्रदेश में। हमारे भारत में सर्वप्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना 1956 में यूपी में ही हुई थी। वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, तो लखनऊ और इटावा है, जो कि निर्माणाधीन है इटावा में। वन्यजीव सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है 1 से लेकर के 7 अक्टूबर हर प्रतिवर्ष मनाया गया है वन्यजीव सुरक्षा सप्ताह। प्रदेश में कुल प्राणी उद्यान कितने हैं, 2। कितने भैया, 2, और 1 निर्माणाधीन है और 2 संचालित हैं। 2 संचालित हैं, 1 निर्माणाधीन है। कुल आपके प्राणी उद्यान मतलब जिसको हम चिड़ियाघर की बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ में है, 1921 में इसकी ये बनकर तैयार हुआ था। एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान आपके दूसरा है, जो कि कानपुर में बनकर तैयार हुआ था 1974 में। शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान तीसरा है, जो कि गोरखपुर में निर्माणाधीन नहीं, यानी इनको स्टार्ट कर दिया गया है। गोरखपुर में जो शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान है तीसरा, इनको शुरू कर दिया गया है, यानी पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। लखनऊ व कानपुर प्राणी उद्यानों में स्थापित किया गया है तितली पार्क। पूछेगा तितली पार्क कहाँ स्थापित किया गया, तो लखनऊ और कानपुर के प्राणी उद्यानों में। भारत का प्रथम रात्रि वन्यजीव पार्क ने नाइट सफारी ग्रेटर नोएडा में है। नाइट सफारी कहाँ है, ग्रेटर नोएडा। लायन सफारी पार्क, जो कि मिनी चिड़ियाघर बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा की बात कर रहे हैं, इटावा में है। तेंदुआ, लकड़बग्गा, भालू, हिरन सफारी पार्क के सभी आपके चंबल अभ्यारण्य इटावा में हैं। हाथियों के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र है। आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विस्तृत हैं। आपका क्या, तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में विस्तृत है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि हाथियों के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र मध्य प्रदेश राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है ये हाथियों के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विस्तृत है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ है, तो चंबल नदी के क्षेत्र में है। देश का पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र कहाँ है, तो ये भी चंबल नदी क्षेत्र में है। भालुओं के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है मथुरा में। भालुओं के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर मथुरा में बनाया गया है। मयूर संरक्षण केंद्र आपके वृंदावन में है। राज्य में पाई जाने वाली पक्षियों की प्रजातियां हैं 500 से अधिक प्रजातियां आपकी पाई जाती हैं आपके राज्य उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक प्रजातियों की पक्षियां मिलती हैं राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में, यानी सर्वाधिक प्रजातियों की पक्षियां मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे कि प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एक है जिसको हम दुधवा बोलते हैं। फिर 1977 में इसको घोषित किया। मात्र एक ही राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा, यानी खीरी। दुधवा का मतलब खीरी में। प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व यानी बाघ अभ्यारण्य दुधवा है, 1987 में घोषित किया गया है। प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व अमनगढ़ बिजनौर 2012 में कार्बेट के बफर जोन के रूप में घोषित किया गया है।
मतलब बोल सकते हैं कि प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व भी है, जिसका नाम जो अमनगढ़ बिजनौर में है, 2012 में कार्बेट के बफर जोन के रूप में इनको घोषित किया गया। और प्रथम जो है वो दुधवा है, 1987 में घोषित किया गया। प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व है पीलीभीत, 2014 में घोषित किया गया है, यानी पीलीभीत तीसरी टाइगर रिजर्व है। बारहसिंगा की दुर्लभ प्रजातियां सेरवन डुआलिसिस और डिस्पिंड हेयर पाई जाती हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। अलीगढ़ का गभाना क्षेत्र व प्रयागराज का मेजा कुरांव क्षेत्र स्थित है काले हिरन के लिए। राज्य में इको टूरिज्म पॉलिसी घोषित की गई 2014 में। कुकैरल लखनऊ यानी स्थित घड़ियाल पुनर्वास केंद्र को 2016 में स्थापित यानी घोषित किया गया जैव विविधता के विरासतीय स्थल के रूप में। पर्यटन सुविधा युक्त टाइगर रिजर्व है दुधवा टाइगर रिजर्व, यानी पर्यटन सुविधा युक्त है ये। प्रदेश में बाघों की संख्या 2014 और 2018 में क्रमशः 2014 में 117 थी और 2018 में 173, इसका मतलब बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे तो ये कह रहा है कि प्रदेश में तेंदुओं की संख्या 2015 और 2018 में, यानी तेंदुओं की संख्या 194 थी, अब इस समय 2018 की बात कर रहे हैं 316 हुई है। प्रदेश में गांगे डाल्फिन सुईस की संख्या 2015 में 1263 थी और 2018 में 1275 हो गई है। राज्य विभागाधीन वन्य जीव विहार 11 हैं। पहला है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार जो कि 78 वर्ग किलोमीटर है चंदौली में 1957 में। किशनपुर वन्य जीव विहार 227 वर्ग किलोमीटर में है लखीमपुर खीरी 1972 में। कतरनिया घाट जन वन्य जीव विहार 400 वर्ग किलोमीटर में है बहराइच में, यानी 1976 में हुआ। रानापुर वन्य जीव विहार 230 वर्ग किलोमीटर में है चित्रकूट में है जो कि 1977 में हुआ। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि महावीर स्वामी वन्य जीव विहार जो कि 5.4 किलोमीटर ललितपुर में है 1977 में। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार 635 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत है, यानी आगरा, इटावा, औरैया, और इसका एस्टेब्लिशमेंट 1979। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे कि कैमूर वन्य जीव विहार 501 वर्ग किलोमीटर में मिर्ज़ापुर सोनभद्र यानी कैमूर वन्य जीव विहार 501 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत है मिर्ज़ापुर सोनभद्र 1982 में। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार 2073 वर्ग किलोमीटर आपका है ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा व बिजनौर 1986। ये आपका सबसे बड़ा वन्यजीव विहार माना जाता है 2073 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत है 1986 में इसका एस्टैब्लिशमेंट। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार 428 वर्ग किलोमीटर में महाराजगंज में 1987 में। सुहेलवा वन्यजीव विहार 452 वर्ग किलोमीटर में श्रावस्ती बलरामपुर में 1988। पीलीभीत में है जो कि 2603 वर्ग किलोमीटर में 2014 में, यानी 2014 में सबसे लास्ट में पीलीभीत वन्यजीव विहार बना है जो 603 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत है। राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार सबसे पुराना वन्यजीव विहार जो है वो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार 1957। ध्यान दीजिएगा, राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार जो कि चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है 1957 में है। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है वो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है और सबसे छोटा जीव विहार जो है वो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है। चूँकि ये जो है इस पे जो स्वामी महावीर स्वामी हैं वो इसके नाम चेंज करके एक शेखा पक्षी विहार अलीगढ़ में दिया गया है, वो अपडेटेड में है, अभी अपडेटेड है, हो सकता है कि मेंशन ना किया गया हो। आगे चलें, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि राज्य चंद्रशेखर आज़ाद नवाब पक्षी विहार नवाबगंज में पक्षी विहार जो है 2.25 वर्ग किलोमीटर उन्नाव 1984 में। लाख बहोसी पक्षी विहार 80.23 वर्ग किलोमीटर में कन्नौज में 1988 में। सांडी पक्षी विहार है हरदोई में, कहाँ है हरदोई में। बखीरा पक्षी विहार 28.94 वर्ग किलोमीटर संत कबीर नगर में। ओखला पक्षी विहार है गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर 1990 में। शमान पक्षी विहार है मैनपुरी 1990 में। विजयनगर पक्षी विहार है 2.62 वर्ग किलोमीटर में महोबा हमीरपुर में। पटना पक्षी विहार है
जिसकी एटा है 1980 में। याद रखिएगा, पटना पश्चिम बिहार को आप बिहार मत लगा दीजिएगा, पटना पश्चिम बिहार 1.1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत है, एटा 1990 में। सुरहाताल जयप्रकाश नारायण जिसका नाम दे दिया गया है, पश्चिम बिहार 34.13 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत है, बलिया में 1911 में। सूर सरोवर पश्चिम बिहार 4.1 वर्ग किलोमीटर आगरा में है, सूर सरोवर आगरा में है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पश्चिम बिहार बेती कुंडा मर्ताबगढ़ में है, यह 2003 में है। सेखा पश्चिम बिहार वन्यजीव विहार 0.40 वर्ग किलोमीटर अलीगढ़, सॉरी ये पक्षी वन्यजीव विहार है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से मिस कर दिया हूँ, ये सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, वो पक्षी विहार है। इसका मतलब ये सही डेटा है, वो पक्षी विहार की बात किया जा रहा है। पक्षी विहार आपका सबसे छोटा जो है वो अब पटना के जगह पे कौन सा हो गया है, सेखा पक्षी विहार हो गया है, ध्यान दीजिएगा। एटा के पटना पक्षी विहार को घोषित किया गया क्या, रिजर्व। राज्य का प्रथम पक्षी विहार चंद्रशेखर आज़ाद नवाब पक्षी विहार नवाबगंज में है। आपका देश का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में है। राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार सेखा झील पक्षी विहार अलीगढ़ में है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम कि समसपुर पक्षी विहार जो है रायबरेली में है, 8 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत। पार्वती अर्गा पक्षी विहार है, गोंडा में है, 1990 में। कछुआ अभ्यारण्य 7 किलोमीटर गंगा प्रवाह वाराणसी में है। केंद्र द्वारा सेखा पक्षी विहार अलीगढ़ में विकसित किया जा रहा है क्या, राष्ट्रीय पक्षी विहार विकसित किया जा रहा है ये। परिवहन संक्षिप्त की बात करें हम तो सड़क परिवहन में आएंगे कि सड़क परिवहन जो है वो मार्च 2019 तक पीडब्ल्यूडी के तहत अनारक्षित सड़कों की कुल लंबाई 2,43,756 वर्ग किलोमीटर 756 किलोमीटर की लंबाई है। पीडब्ल्यूडी के तहत अनुरक्षित सड़कों की लंबाई 2019 तक पीडब्ल्यूडी के तहत अनुरक्षित राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है 4120 किलोमीटर। मार्च 2019 तक प्रांतीय राजमार्गों की लंबाई है 6593 किलोमीटर। मार्च 2019 तक प्रमुख जिला मार्गों की लंबाई है 7201 किलोमीटर। अन्य जिला सड़कों की लंबाई है 48,616 वर्ग किलोमीटर 16 किलोमीटर। ग्रामीण मार्गों की लंबाई है 1,69,512 किलोमीटर। फिर हम नेक्स्ट एक फैक्ट की बात करते हैं, तो ये जो फैक्ट है ये कह रहा है कि देश में कुल सड़क जंजाल आपके दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश है वो दूसरा नंबर पे आता है, यानी सबसे ज़्यादा सड़क के जंजाल जो हैं सड़कें हैं वो महाराष्ट्र में हैं, दूसरा पे यूपी आती है। लेकिन जब राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करेंगे तो यूपी पहले स्थान पे और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे आता है। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई संख्या और लंबाई मतलब 90 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उनकी लंबाई है 11,834 किलोमीटर है राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई। अब बताएंगे, एक क्वेश्चन है कि रोडवेज की पहली बस सेवा शुरू की गई थी मई में 1947 से लखनऊ से बाराबंकी शुरू की गई थी पहली बार बस सेवा। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है 723.40 किलोमीटर है, सबसे लंबा। और उसके बाद है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में की गई थी। राज्य का प्रथम एक्सप्रेसवे कौन है, ग्रेटर नोएडा और नोएडा के बीच में। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को कहाँ पे कट करते हैं, तो झांसी में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि जो गलियारा है आपका उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को काटते हैं झांसी में। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा के आगरा तक का 6 लेन का यमुना एक्सप्रेसवे 165.5 किलोमीटर है, 2012 से अगस्त में स्टार्ट हुआ। यमुना एक्सप्रेसवे 4 जिलों को जोड़ता है, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा को। लखनऊ आगरा देश का पहला ग्रीनफील्ड है जो कि 6 लेन एक्सप्रेसवे है, 302 किलोमीटर में है, 2016 से स्टार्ट है।
लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, कानपुर नगर, कन्नौज, औरैया, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा व 10 जिलों को जोड़ता है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे कुल 10 जिलों को जोड़ता है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर आपात लैंडिंग हेतु हवाई पट्टी बनाई गई है जिसकी लंबाई है 3.3 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है 340.824 किलोमीटर व 6 लेन का पूर्वांचल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है चांद सराय लखनऊ से हरदिया गाजीपुर तक। यहाँ से होते हुए ये आपका पूर्वांचल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे गुजरेगा। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजम, मऊ व गाजीपुर आदि 9 जिलों को जोड़ेगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है सुल्तानपुर में। गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बलिया तक बनाया जाएगा आपका है बलिया लिंक एक्सप्रेसवे। आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर होते हुए जैतपुर, गोरखपुर तक 91.35 किलोमीटर व 4 लेन बनाया जा रहा है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चित्रकूट से शुरू होकर बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन होते हुए इटावा के कुदरौला से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाले 296 किलोमीटर का होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई 296 किलोमीटर होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है 27 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो पोरबंदर से सिलचर तक गुजरता है। इस मार्ग की कुल लंबाई 4112 किलोमीटर है। कितना है? पोरबंदर से सिलचर तक गुजरता है और इसकी लंबाई है 4112.6 किलोमीटर। यह मार्ग उत्तर प्रदेश के झांसी, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, गोरखपुर से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश में इसकी मार्ग की कुल लंबाई है 581 वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है 27 जो कि पोरबंदर से सिलचर तक है जिसकी लंबाई 4112 है, उसमें से 581 किलोमीटर हमारे यूपी में इसकी लंबाई पाई जाती है। 12 जिलों को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे होगा 6 लेन का। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका जो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना जो है 1972 में की गई है। 1972 में प्रदेश के कुछ बड़े नगर में नगर बसों का संचालन किया जा रहा है 1992 से। प्रदेश में एक्सप्रेस बसों का संचालन किया जा रहा है 1993 से। परिवहन निगम की पूछताछ में सेवा 149 संचालित है 12 मई 2015 से। केंद्र के सहयोग इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च की स्थापना रायबरेली। राज्य सरकार द्वारा ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है प्रत्येक मंडल में। वाराणसी काठमांडू के लिए भारत नेपाल मैत्री बस सेवा चल रही है 4 मार्च 2015 से। निर्भया फंड योजना के तहत केवल महिलाओं हेतु पिंक बस सेवा चल रही है। राज्य के 13 नगर निगमों में रेडियो टैक्सी सेवा का संचालन किया जा रहा है नवंबर 2013 से। रेल और मेट्रो परिवहन की बात करेंगे तो प्रदेश में सर्वप्रथम जो रेलगाड़ी चली थी 1859 में, कहाँ से? प्रयागराज से कानपुर तक। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क हैं 9167 किलोमीटर की, देश में प्रथम स्थान पर आता है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म गोरखपुर प्लेटफार्म नंबर 1 और सेकंड को जोड़ करके 1366.33 किलोमीटर इसकी लंबाई है जो कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म है।
देश के कुल 18 रेल जोन्स में से 5 जोन्स उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे तथा पूर्व मध्य रेलवे का विस्तार आपके यूपी में है। 18 रेल जोन्स हैं जिसमें से 5 जोन्स हमारे यूपी में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में 2 रेल जोन्स हैं। आपके उत्तर प्रदेश में 2 रेल जोन्स पूर्वोत्तर रेलवे व उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय क्रमशः गोरखपुर और प्रयागराज है। यानी पूर्वोत्तर रेलवे का जो है गोरखपुर है और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज है। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड है दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। एशियाई भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। एशिया का सबसे बड़ा मालगाड़ी ट्रेन कंट्रोल रूम सूबेदारगंज प्रयागराज में है। प्रदेश में रेल डीजल इंजन का कारखाना मड़ुवाडी वाराणसी में है। प्रदेश में देश का तीसरी रेल कोच फैक्ट्री है लालगंज रायबरेली में। दिल्ली व नोएडा के बीच मेट्रो सेवा संचालित है। दिल्ली व नोएडा के बीच मेट्रो सेवा क्या है? संचालित है। दिल्ली व गाजियाबाद के बीच मेट्रो सेवा कुछ संचालित है, कुछ निर्माणाधीन है, मतलब बन भी रहा है अभी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच जो मेट्रो सेवा है संचालित भी है, कुछ निर्माणाधीन भी है। लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड केंद्र और राज्य के संयुक्त उपक्रम का गठन है 2013 में, जो कि संचालित है। लखनऊ में मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास किया गया 27 सितंबर 2014 को। लखनऊ में 22.87 किलोमीटर के नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में केवल 8.5 किलोमीटर भाग चौधरी चरण सिंह के एयरपोर्ट से चारबाग तक मेट्रो रेल का संचालन शुरू हुआ है। कब? 2017 में 5 सितंबर को। नेक्स्ट पॉइंट है लखनऊ में 22.87 किलोमीटर के पूरे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर अर्थात चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट की मुंशी पोलिशियन या तक मेट्रो रेल का संचालन होने लगा है 8 मार्च 2019 से। लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की लंबाई है 11.16 किलोमीटर। कानपुर में मेट्रो रेल का पीएम द्वारा शिलान्यास किया गया है 2019 में 8 मार्च को। आगरा में मेट्रो रेल का पीएम द्वारा शिलान्यास किया गया है 7 दिसंबर 2020 को। वाराणसी, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, मेरठ में भी मेट्रो सेवा को इनकी भी प्रस्तावना दी गई है, जो कि मंजूरी मिल गई है। मतलब यहाँ पर भी मेट्रो रेल सेवा आपकी अभी स्टार्ट हो गया है, कहीं कहीं बनना, कहीं कहीं नहीं हुआ है, नहीं प्रस्तावित है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पारियो के तहत दिल्ली से मेरठ को जोड़ने वाला 82 किलोमीटर लंबा सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर क्या है? तो निर्माणाधीन है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे वायु परिवहन। किसकी बात करेंगे? वायु परिवहन। भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को शुरू की गई थी प्रयागराज से नैनी तक। प्रदेश में कुल हवाई पट्टियां और अड्डे हैं, कुल इस समय 46 हैं। यानी कुल हवाई अड्डियाँ या हवाई पट्टियाँ हवाई अड्डे 46 हैं। प्रदेश में राज्य सरकार के स्वामित्व में कुल हवाई पट्टियाँ या अड्डे हैं 16। राज्य सरकार के स्वामित्व में हैं और ये दोनों के स्वामित्व में है, ठीक है। जिसमें से 16 तो केवल राज्य सरकार के ही हित में है, मतलब उनके ही स्वामित्व में है। श्रावस्ती सिविल जो हवाई अड्डा वो श्रावस्ती में है। आजमगढ़ हवाई अड्डे आजमगढ़ में। झांसी हवाई अड्डा झांसी में। कानपुर देहात सिविल हवाई अड्डा कानपुर देहात में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि फर्रुखाबाद सिविल हवाई अड्डा फर्रुखाबाद में। मुरादाबाद सिविल हवाई अड्डा मुरादाबाद में। डॉक्टर अंबेडकर मेरठ में है। मर्यादा पुरुषोत्तम दास आपका सिविल हवाई अड्डा अयोध्या में है। आपका सैफई जो है वो इटावा में है। पलिया जो है लखीमपुर खीरी में है। म्योरपुर हवाई अड्डा सोनभद्र में है। धानीपुर हवाई अड्डा अलीगढ़ में है। चित्रकूट हवाई अड्डा चित्रकूट में है। अमहट हवाई अड्डा सुल्तानपुर में है। अंधौई हवाई अड्डा गाजीपुर में है। अकबरपुर हवाई अड्डा अकबरपुर में है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि प्रदेश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं 2, वाराणसी और लखनऊ। चौधरी चरण सिंह अमौसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है लखनऊ। लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वाराणसी में। प्रदेश में भारतीय विमान
पत्तन प्राधिकरण के निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? 2 कस्या, कुशीनगर, जेवर, गौतम बुद्ध नगर। वैसे तो कुशीनगर का तो स्टार्ट हो गया है। प्रदेश में एयरफोर्स के नियंत्रण में कुल कितने हवाई अड्डे आते हैं? तो 8। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ आता है? तो कानपुर में। बमरौली कहाँ आता है? तो प्रयागराज में। हिंडन कहाँ आता है? तो गाजियाबाद में। फिर नेक्स्ट देखेंगे आपका सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में। चकेरी अहिरावा कानपुर नगर में। बख्शी का तालाब हवाई अड्डा लखनऊ में। गोरखपुर हवाई अड्डा गोरखपुर में। बरेली में, मानी बरेली हवाई अड्डा बरेली में। वर्तमान में जो आपके प्रदेश में सिविल उड़ानों के कार्यशील हेतु हवाई अड्डे कितने हैं? 8 हैं। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, प्रयागराज, कानपुर, हिंडन व बरेली। एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आपका आगरा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकेदमी फुर्सतगंज है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय आपका है फुर्सतगंज रायबरेली में। प्रदेश में अब तक घोषित किए जा चुके राष्ट्रीय राजमार्ग हैं 1, 12, 19, 24, 37, 40, 42, 50, 108, 110। ये सारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। सर्वप्रथम 1986 से हल्दिया से प्रयागराज तक 1620 किलोमीटर के गंगा जलमार्ग को घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 जो कि हल्दिया से प्रयागराज तक है 1620 किलोमीटर में 1986 में। देश का पहला लंबा आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 के तहत हल्दिया से वाराणसी तक की दूरी जो है 1383 किलोमीटर के मार्ग को चालू कर दिया गया है। 2 नवंबर 2018 से इनको शुरू कर दिया गया है। देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया है रालोपुर वाराणसी में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि अयोध्या से गाजीपुर तक 340 किलोमीटर सरयू नदी के जलमार्ग को घोषित किया गया है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 40 को। प्रयागराज से नई दिल्ली तक 1089 किलोमीटर के यमुना जलमार्ग को घोषित किया गया है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 110। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 110 ये है आपका यमुना जलमार्ग घोषित किया गया है प्रयागराज से नई दिल्ली तक। नेक्स्ट पॉइंट है अब हम जननांक के संक्षिप्त की बात करेंगे हम। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 0 से 6 आयु के वर्ग की जनसंख्या आपका है 15.41%। 3,07,91,331 किलोमीटर। प्रदेश की कुल जनसंख्या और देश का प्रतिशत है आपका 16.51%। 1998 12,341। कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश विश्व के चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद 5वें स्थान पर जनसंख्या के हिसाब से हमारा यूपी आता है। कुल पुरुष जनसंख्या आपका है 52.29%। कुल महिला जनसंख्या है 47.71%। आपका कुल ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 77.73% आपकी ग्रामीण जनसंख्या है। कुल नगरीय जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो 22.27% का मतलब 4,44,95,93 है। सॉरी। देश के कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश आपका पहला स्थान पे आता है ग्रामीण जनसंख्या में। कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र के बाद 11.79% में। एक दशक में बढ़ी कुल जनसंख्या 2001 से लेकर के 2011 के बीच में है 3,36,14,420। 2001 से 2011 के दौरान औसत 10 की वार्षिक वृद्धि 20.23% और 1.85%। 2001 से 11 के बीच 10 की वृद्धि में गिरावट हुई है 5.62% की। दौरान 2001 और 2011 के दौरान पुरुषों और महिलाओं में वृद्धि यानी पुरुषों में वृद्धि हुई है आपकी 19.31% और महिलाओं में वृद्धि हुई है 21.23%। 2011 के दौरान जो महिला की वृद्धि पुरुषों से अधिक रहा है 1.92% ज़्यादा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम कि 2001 से 2011 के दौरान ग्रामीण व शहरी आबादी में वृद्धि दर आपकी 17.96% आपकी ग्रामीण हुई है और अब शहरी वृद्धि हुई है 28.82%।
10 की वृद्धि में आपके सभी राज्यों का स्थान, आपके सभी राज्यों में देखा जाए तो 15वां स्थान हमारा यूपी का आता है 10 की वृद्धि में। औसत जनघनत्व तो 839 वर्ग किलोमीटर है। आपको पता होना चाहिए कि 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है हमारा जनघनत्व। 2001-2011 के दौरान जनघनत्व में वृद्धि हुई है 139 का। कितना? 139 की वृद्धि हुई है। जनघनत्व में सभी राज्यों में जो स्थान है वो 9 आता है और सभी राज्यों में 10 की वृद्धि में 15वां स्थान आता है। औसत लिंगानुपात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 912। कितना? 912। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो 2001 से लेकर के 2011 के बीच में जो लिंगानुपात था वृद्धि हुई है वो 14 की वृद्धि हुई है। अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात 907 है। अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात 951 है। अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात 907 और अनुसूचित जनजातियों में 951। लिंगानुपात में सभी राज्यों में जो स्थान है वो 26वां है। 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात है 902। 2001 से 2011 के दौरान 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात में कमी पाई गई है 14 की। यानी इस समय कितना भैया? तो इस समय है 902 शिशु लिंगानुपात है 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपकी औसत साक्षरता जो है 67.72% हमारे यूपी की। 2001 और 2011 के दौरान औसत साक्षरता में वृद्धि हुई है 11.36% की। महिला पुरुष और महिला साक्षरता वृद्धि में क्रमशः 77, देखो पुरुष हैं 77.3%, महिला हैं 57.2%। जितने पुरुष हैं उसमें से 77.3% पुरुष साक्षर हैं और जितनी महिला हैं उसमें 57.2% महिलाएं साक्षर हैं। 2001 से 2011 के दौरान पुरुष व महिला साक्षरता में वृद्धि क्रमशः 8.9% और महिलाओं में 15.0% की वृद्धि हुई है। साक्षरता में जो सभी राज्यों में देखा जाए स्थान हमारा 29वें नंबर पर आते हैं हम लोग। सर्वाधिक और सबसे कम वाले जिले, सर्वाधिक सबसे कम वाले जिले। सर्वाधिक व सबसे कम जनसंख्या वाले जिले हैं। सर्वाधिक में आपकी जनसंख्या आपके प्रयागराज में है जो कि आपके 59,54,351 और महोबा में सबसे कम है 8,75,958। सर्वाधिक और सबसे कम जनघनत्व वाले हैं। सबसे सर्वाधिक जनघनत्व आपका गाजियाबाद का है 3971 है और ललितपुर में 242 हैं सबसे कम। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले हैं गौतम बुद्ध नगर में 80.12 लिटरेसी रेट है यहाँ की और श्रावस्ती है 46.74%। सर्वाधिक और सबसे कम साक्षरता वाले जिले हैं महिला साक्षरता वाले में तो कानपुर नगर महिला में सबसे ज़्यादा है 75.05% है और श्रावस्ती में आपका 34.78% है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, सबसे सर्वाधिक व सबसे कम पुरुष साक्षरता में आएंगे तो गौतम बुद्ध नगर है 88.06% सबसे ज़्यादा है और सबसे कम आपका श्रावस्ती है 57.16%। सर्वाधिक व सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाले जिले हैं वो गौतम बुद्ध नगर है 10 की वृद्धि में 49.1% के साथ और कानपुर नगर है 9.9 के साथ सबसे कम। सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले हैं जौनपुर का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है 1024 है लिंगानुपात जौनपुर का और गौतम बुद्ध नगर का है 851। सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात जिले हैं आपके बलरामपुर 950 और सबसे कम शिशु लिंगानुपात है बागपत का 841। नेक्स्ट पॉइंट है आपके सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले घटते क्रम में हैं प्रयागराज, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ। न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले हैं जिनको बढ़ते क्रम में दिखाया गया महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर। जनसंख्या के मामले में घटते हुए क्रम है न्यूनतम में। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 5 जिले हैं घटते क्रम में प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ। सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले 5 जिले हैं घटते क्रम में प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ।
सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले हैं घटते क्रम में गाजियाबाद है, वाराणसी है, लखनऊ है, संत रविदास नगर है और कानपुर नगर है। ये आपके जनघनत्व में घटते क्रम में है। सबसे ज़्यादा आपको 3971 में गाजियाबाद है, 2395 के साथ वाराणसी है, 1816 के साथ लखनऊ है, 1555 के साथ रविदास नगर है और 1452 के साथ कानपुर नगर है। न्यूनतम की बात करेंगे तो सब न्यूनतम में बढ़ते क्रम में लिया जाएगा तो ललितपुर का 242 है, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे 270 के साथ सोनभद्र आएगा, उससे आगे बढ़ेंगे तो हमीरपुर आएगा 275 के साथ, उसके आगे बढ़ेंगे तो महोबा आएगा 279 के साथ और चित्रकूट आएगा 308 के साथ। जनघनत्व में ये जिलों का छोटे से बढ़ते हुए क्रम में आएंगे। सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 5 जिले हैं तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा और गाजियाबाद है। नेक्स्ट पॉइंट, है आपका कि न्यूनतम औसत साक्षरता वाले 5 जिले हैं बढ़ते क्रम में तो श्रावस्ती है, उससे बड़ा बहराइच, उससे बड़ा बलरामपुर, उससे बड़ा बदायूं, उससे बड़ा रामपुर। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 5 जिले हैं तो कानपुर नगर की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आएंगे तो महिलाएं लखनऊ में भी सबसे ज़्यादा हैं, लखनऊ में है, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर में, औरैया में, गाजियाबाद में। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 5 जिले हैं आपके बढ़ते क्रम में श्रावस्ती है, बलरामपुर है, बहराइच है, बदायूं है, रामपुर है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले हैं घटते क्रम में आपके गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद और झांसी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम तो सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में श्रावस्ती है, बहराइच है, बलरामपुर है, बदायूं है, रामपुर है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 5 जिले हैं आपके घटते क्रम में गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले 5 जिले हैं आपके कानपुर नगर, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर, देवरिया। फिर सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिलों को क्रम में देखते हैं तो ये हैं आपके, पहला नंबर पे आता है जौनपुर। कौन है? जौनपुर 1024 है। दूसरे नंबर पे आता है आजमगढ़ 1019 है, लिंगानुपात की बात कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे देवरिया आता है 1017 के साथ, प्रतापगढ़ 998, सुल्तानपुर 983। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले बढ़ते क्रम की बात देखेंगे तो गौतम बुद्ध नगर है 851, बागपत हमीरपुर है दोनों का 861, फिर मथुरा बांदा कानपुर का एक साथ है 863 और औरैया का है 864। नगरी व ग्रामीण जननांकी आंकड़े की बात करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमको लग रहा है रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, ये रिपीट हो गया, सॉरी रिपीटेड है, ये रिपीटेड है। चलिए हम एक बार पढ़ लेते हैं, फिर कोई बात नहीं। आपके कुल ग्रामीण जनसंख्या 2011 में 77.73%, कुल नगरीय जनसंख्या आपका है 22.27%। कुल ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में आपका है देश में प्रथम है 18.63% के साथ। कुल शहरी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र के बाद 11.96। छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या 915 है। कुल वैधानिक नगरों की संख्या 630 है। 1 से 10 लाख आबादी वाले वैधानिक नगर हैं 64 और 10 लाख के आबादी वैधानिक नगर हैं केवल 7। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिले हैं 12। फिर है सर्वाधिक और सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले जिले हैं प्रयागराज और गौतम बुद्ध नगर। फिर है कि सर्वाधिक व सबसे कम शहरी आबादी वाले जिले हैं गाजियाबाद और श्रावस्ती। सर्वाधिक व सबसे कम नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले हैं गाजियाबाद और श्रावस्ती। फिर सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले जिले हैं घटते क्रम में प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर, गोरखपुर। सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले जिले कौन से हैं तो गौतम बुद्ध नगर में, महोबा में, हमीरपुर में, चित्रकूट में, बागपत में। सर्वाधिक शहरी आबादी वाले जिले हैं जो गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा, मेरठ। सबसे कम शहरी आबादी वाले जिले हैं बढ़ते क्रम में श्रावस्ती है, चित्रकूट है, कौशाम्बी है, संत कबीर नगर है और महाराजगंज है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं तो गाजियाबाद है, लखनऊ है, कानपुर नगर है, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ है।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये है 10 लाख या अधिक आबादी वाले नगरीय संकुलन। आबादी में कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज, ये आपके यहाँ आबादी के घटते क्रम में 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले नगरी हैं ये। SC सीटों के संबंध में जनगणना के आंकड़े देख लेते हैं। तो देश में सर्वाधिक 80 आबादी वाला राज्य जो उत्तर प्रदेश है, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है वही 80 की जनसंख्या हमारी यूपी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आपके भारत में 16.6% आपकी यूपी में है। राज्य में 80 जनसंख्या प्रतिशत और 2001 में बात करें तो 20.69% आपके टोटल 80 हैं। सर्वाधिक सबसे ज़्यादा 80 सीतापुर पाए जाते हैं और सबसे कम आपके बागपत पाए जाते हैं। सर्वाधिक 80% वाला जिला है कौशाम्बी है 34.7% और बागपत है 11.44%। सर्वाधिक 80 आबादी वाले जिले घटते क्रम की बात करें तो सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई, आजमगढ़ व खीरी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है आपका किस तरह न्यूनतम 80 आबादी वाले जिले बढ़ते क्रम की बात करेंगे तो बागपत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, महोबा और ललितपुर है। सर्वाधिक 80% वाला जिला की बात करेंगे तो कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली है। न्यूनतम 80% वाले 5 जिले हैं तो बागपत, बरेली, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर और रामपुर हैं। अब बात करते हैं कि एसटी जनसंख्या में बात करेंगे तो एसटी जनसंख्या मात्र 0.57% हमारे यूपी में है। 11,34,273 बस हैं हमारे यूपी में एसटी की आबादी। सर्वाधिक जो सीटें हैं वो सोनभद्र में हैं और सबसे कम सीटें बागपत में हैं। सर्वाधिक एसटी प्रतिशत वाले जिले जो बात करें तो प्रतिशत में देखेंगे तो भी सोनभद्र पहले स्थान पर है और बागपत आपका दूसरे स्थान पर है 0.001%, सबसे कम है आपके बागपत में। उसके बाद बात करेंगे कि सर्वाधिक एसटी वाले 5 जिले हैं जो कि घटते क्रम की बात करेंगे तो सबसे पहले सोनभद्र, उससे कम बलिया, उससे कम देवरिया, उससे कम कुशीनगर, उससे कम आपका ललितपुर है। ये एसटी वाले 5 जिले हैं क्यों घटते क्रम में हैं। फिर आपकी एसटी वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में तो आपके सबसे कम बागपत, उससे बड़ा कन्नौज, उससे बड़ा बदायूं, एटा, कासगंज। एसटी वाले 5 जिले घटते क्रम में तो सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर, ये देखना है प्रतिशत के हिसाब से है। फिर न्यूनतम एसटी प्रतिशत वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में तो बागपत, उससे बड़ा कन्नौज, फिर बदायूं, फिर बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर। 3 आपको स्टार्ट सीरीज से कम 3 तो याद रखना ही होगा। धार्मिक जनगणना संबंधी आंकड़े 2011, ये भी देख लेते हैं। धार्मिक की बात करेंगे तो राज्य की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक जो हैं वो 20.3% हैं। राज्य में मुस्लिम की आबादी वो 18.5% है। सिखों की आबादी है वो 0.4% है। ईसाई लोगों की आबादी है 0.1%। जैन की आबादी है 0.1%। बौद्ध की आबादी है 0.2%। जबकि हिंदू 80.6% हमारे यूपी में 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में मुस्लिम जो हैं 19.26%, 19.2 ये 2001 के अकॉर्डिंग गणना थी। अब हम 2011 के अकॉर्डिंग गणना देखेंगे कि 2011 में अब मुस्लिम की जनसंख्या पहले जो 18.5 थी वो बढ़ के 19.26%। सिख लोगों की 0.32%, ईसाई लोगों की 0.18% और जैन की 0.11% और बौद्ध की 0.10 और अन्य धर्म हैं वो 0.10 हैं। कोई धर्म नहीं है जिसको जो प्रतिशत में 0.29 है। जबकि हिंदू की जनसंख्या कम हो गई है, वो 79.73% आपके हिंदू हैं आपके यूपी में, जो कि 2001 में 80.6 थे। जनसंख्या के घटते क्रम में अल्पसंख्यक जो हैं वो मुस्लिम पहले हैं, उससे बाद सिख हैं, उसके बाद ईसाई हैं, उसके बाद जैन हैं, उसके बाद बौद्ध हैं। 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। आपके सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश ही है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, प्रदेश में 20% से अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाले कितने जिले हैं तो 75 में 21 ऐसे जिले हैं, 21 इससे ऐसे जिले हैं कि जिसमें से 20% अधिक मुस्लिम आबादी के हैं। सर्वाधिक मुस्लिम प्रतिशत वाला जिला वो रामपुर है 50.57%, मतलब टोटल जनसंख्या जो है वहाँ पे रामपुर में उसका आधा तो मुस्लिम लोग हैं। फिर क्रमशः कौन कौन है,
रामपुर को छोड़ के बाद फिर मुरादाबाद में आएंगे, फिर बिजनौर में और अमरोहा में। सबसे कम मुस्लिम आबादी वाला ज़िला जो है वो ललितपुर में है। ललितपुर जो है वो सबसे कम मुस्लिम आबादी वाला ज़िला है। आपकी बात करेंगे सर्वाधिक व सबसे कम वृद्धि दर वाले धार्मिक समुदाय, सबसे ज़्यादा किस धर्म के लोग बढ़े हैं, तो ईसाई के 67.7% की वृद्धि के साथ बढ़ रहे हैं। जबकि सबसे कम बौद्ध है वो माइनस में चल रहे हैं, -31.7%, यानी बौद्ध बिल्कुल खत्म हो रहे हैं और ईसाई लोग बढ़ रहे हैं 67.7 के हिसाब से। यूपी में सर्वाधिक और सबसे कम लिंग अनुपात वाले धार्मिक समुदाय जो हैं, सर्वाधिक ईसाई लोगों की है 950 और सबसे कम जो है 885 सिख लोगों की है। कार्य सहभागिता दर देखेंगे अब कौन कितने हैं, देखेंगे कार्य सहभागिता में तो कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या जो है वो 32.9% है। कुल कार्यशील आबादी में मुख्य सीमांतर कारागार हैं वो 67.8% और सीमांत हैं 32.2%। कुल कार्यशील आबादी में कृषक जो हैं 29% हैं। कुल कार्यशील आबादी में कृषक श्रमिक 30.3% है। घरेलू उद्योग में जुड़े लोग 5.9% हैं और कामगार जो बात करेंगे वो 32.8% हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, आपके स्लम जनगणना की बात करें तो आपके प्रदेश में कुल स्लम आबादी व राज्य की कुल आबादी में प्रतिशत आपका है 3.12%। 62,39,965 हैं स्लम आबादी। देश में कुल स्लम आबादी में महाराष्ट्र पहले स्थान पे आता है, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरे पश्चिम बंगाल और हमारा उत्तर प्रदेश का स्लम आबादी के हिसाब से चौथे स्थान पर आता है 9.5% के साथ। सर्वाधिक स्लम प्रतिवेदी नगरों वाले तीन प्रदेश हैं वो तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले 5 नगर घटते क्रम की बात करेंगे तो सबसे बड़ा है मेरठ, उसके बाद आगरा, उसके बाद कानपुर नगर, उसके बाद लखनऊ, उसके बाद गाजियाबाद। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा मृत्यु दर की। अन्य की बात करें, अन्य में बात करें तो 2017 में जो मृत्यु दर थी हमारे उत्तर प्रदेश की वो 41 प्रति हज़ार नहीं 1000 पे 41 शिशु लोगों की, यानी 1000 यदि बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें से 41 बच्चे मर जा रहे थे आपके 2017 के अकॉर्डिंग। जन्म दर की बात करेंगे तो 25.9 प्रति हज़ार। फिर आपका मृत्यु दर की बात करेंगे तो 2017 में टोटल मृत्यु दर की तो 6.7 हज़ार। कुल प्रजनन दर की बात करें 2018 में तो 2.9। मातृत्व मृत्यु दर की बात करेंगे तो 178। प्राकृतिक समृद्धि दर की बात करेंगे तो 19। प्रदेश में दिव्यांग की बात करेंगे तो आपके दिव्यांग 2% हैं, 2.08%, कम नहीं हुए। मतलब 41 लाख की बात कर रहे हैं, 41,57,514 ही 14 आपके कौन हैं, आपके प्रदेश में दिव्यांग हैं। अब भारत के कुल दिव्यांग जो कि उत्तर प्रदेश में है वो 15.5% है। टोटल 100% की बात किया जाए तो उसके 15.5% तो दिव्यांग हमारे उत्तर प्रदेश में ही पाए जाते हैं। आप चलिए नेक्स्ट की बात करें तो इस उत्तर प्रदेश के कुल दिव्यांगों में सर्वाधिक बधिर या बहरे हैं जो कि 24.72% हैं और मानसिक आपके 1.4% हैं। सबसे कम, सबसे ज़्यादा बहरे लोग हैं और सबसे कम की बात करें दिव्यांगों में तो ये लोग सब दिव्यांग में आते हैं, वो मानसिक रूप से 1.84% ही लोग हैं। यानी कम सुनने वालों की संख्या हमारे यूपी में ज़्यादा है। कला, उत्सव, मेले, पर्व और बोलियाँ संक्षिप्त की बात करेंगे इसमें तो ये है प्रदेश में संस्कृत विभाग की स्थापना 1957 में हुई थी। प्रदेश में प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र हैं ब्रज, अवध, बुंदेलखंड, रुहेलखंड और भोजपुरी क्षेत्र हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि आपका प्रदेश के स्थापत्य कला के प्राचीनतम और कालीन नमूने प्राप्त होते हैं सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर आदि स्थानों से। मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ था गुप्त काल में, सबसे ज़्यादा मंदिरों का निर्माण हुआ था आपके गुप्त काल में और वहीं से माना जाता है एक ही मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ। गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य मिलते हैं देवगढ़ झांसी से, भीतरगांव कानपुर से और भीतरी गाजीपुर से, यहाँ से गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य मिलते हैं। मध्यकाल में स्थापत्य कला की दो प्रमुख शैलियाँ हैं, सरकी, मुगल जो कि आगरा शैली है।
सर्की शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना आपका अटाला का मस्जिद जो जौनपुर में है वो सर्की शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। मुगल शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना बात करें तो आपके ताजमहल है, एवरीबडी नो। उसके बाद बात करें तो आधुनिक स्थापत्य की प्रमुख शैली लखनऊ शैली है। लखनऊ शैली का विशुद्ध नमूना बड़े इमाम बाड़ा का हाल है। चित्रकला की बात करें, चित्रकला के प्राचीन नमूने मिर्ज़ापुर, सोनभद्र के सोनकढ़ा व सिख नियांदारी, मणिकपुर, जोगीमारा, होशंगाबाद, रायगढ़ आदि स्थलों के शैलों पर आपके गुफाओं में। आपके मध्यकाल की प्रमुख चित्रकला शैलियाँ मुगल आगरा में, मथुरा ब्रज से है, बुंदेली शैली। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि मुगल चित्रकला जो है शैली की नींव रखी हुमायूं ने। किसने रखा था भैया? तो हुमायूं ने रखा था। मुगल चित्रकला शैली का स्वर्णकाल जहांगीर के काल में आया। काशी नरेश के संरक्षण में विकसित चित्रकला अपभ्रंश और कंपनी शैली है। आधुनिक चित्रकला की प्रमुख शैली वास्तुटेप्पा और लखनऊ शैली है। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कौन हैं? तो असित कुमार हल्दार हैं। प्रदेश के चित्रकला विकास में ग्राफिक विद्या की शुरुआत ललित मोहन सेन ने की थी। चमन सिंह ने चित्र व मूर्तिकला की पुस्तकें कितनी लिखी हैं? तो 50 से अधिक लिखी हैं। शास्त्रीय कला और आपके संगीत वायन से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। मध्यकाल के प्रमुख संगीतकार स्वामी हरिदास, कश्यप, शार्दुल, दत्तील, मातंगम, अभिनव गुप्त, हरिपाल, हमीर खुसरो, अदारंग, शदारंग, वाजिद अली शाह, तानसेन, वैजू, हुसैन सरकी आदि। ईरान फारसी व भारतीय रागों का मिश्रण किया अमीर खुसरो ने। कवाली, तराना, कौल कवाना आदि शैलियों की खोज की अमीर खुसरो ने। तबला और सितार के आविष्कारक आपके कौन हैं? तो अमीर खुसरो हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तबला और सितार के आविष्कारक अमीर खुसरो। मंदिरों में संगीतबद्ध अर्चना पद्धति की शुरुआत वल्लभाचार्य ने किया था। किसने? वल्लभाचार्य ने। फिर है कि आपके एक मिनट, नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ भक्त स्वामी हरिदास की संगीतबद्ध रचनाएं हैं श्री केलीमाल व अष्टादश पद। स्वामी हरिदास जी रहते थे निधिवन वृंदावन में। स्वामी हरिदास का जन्म हुआ था हरिदासपुर अलीगढ़ में। ध्रुपद धमार राग का प्रवर्तन किया स्वामी हरिदास ने। कृष्ण भक्त स्वामी हरिदास प्रसिद्ध हैं ध्रुपद गायन के लिए। किसके लिए? ध्रुपद गायन के लिए। तानसेन, वैजुगोपाल आदि 8 शिष्य थे किसके? स्वामी हरिदास के। अकबर के दरबारी तानसेन ग्वालियर के पारंगत थे ध्रुपद शैली के राग दीपक और वीणा वादन में। वैजू बावरा और वैजनाथ पारंगत थे रागमेघ के। तानसेन के दामाद हाजी सुल्तान ने नया रूप दिया ख्याल गायकी को। जौनपुर का वह सुल्तान जिसने बड़े ख्याल का प्रवर्तन किया सुल्तान हुसैन सरकी ने। प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने कौन कौन से भैया? आगरा, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर, रामपुर किराना नगर जो मुजफ्फरनगर में है, अतरौली और अलीगढ़ में है, खुर्जा अलीगढ़ में है, घराना आदि ये सारे प्रमुख संगीत घराने हैं। याद रखिएगा, संगीत घराने हैं ये। संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्णकाल आपके वाजिद अली शाह के काल को कहा जाता है। आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता किसको माना जाता है? तो उस्ताद फैयाज खां को माना जाता है। आफ्ताब ए मोश्की संगीत यानी संगीत के सूर्य की उपाधि दी गई है उस्ताद फयाज खान को। वाजिद अली के काल में काफ़ी लोकप्रिय हुआ था ठुमरी। लखनऊ में मियाँ गुलाम नबी शौरी ने प्रवर्तन किया था ठप्पा शैली का। वाजिद अली शाह ठुमरी की बंदिशें तैयार की अख्तर पिया उपनाम से। वाजिद अली शाह के दरबार में रहते थे बिंदादिन कत्थक के कोदऊ सिंह। नेक्स्ट पॉइंट है कि वाजिद अली शाह ठुमरी की बंदिशें तैयार की थी अख्तर पिया के नाम से उपनाम से। वाजिद अली शाह के दरबार में रहते थे बिंदादिन जो कत्थक से संबंधित, कोदू सिंह जो पखावजी से संबंधित थे।
कथक नृत्य में ठुमरी गायन का समावेश किया अवध के बिंदादीन ने। ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे कि अजराड़ा मेरठ घराना प्रसिद्ध है तबला वादन के लिए। तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात किया मोदू व बख्शूर खां ने। तबले के वाराणसी घराने का सूत्रपात किया पंडित राम सहाय ने। मोदू खां, बख्शूर खां, मुन्ने खां खलीफा, वाजिद हुसैन, अशफाक, हरिदेंद्र गांगुली आदि तबला वादक हैं, लखनऊ के घराने से संबंधित हैं। राम सहाय, जानकी सहाय, दुर्गा सहाय, कंठे महाराज, किशन महाराज, शारदा सहाय, भैरव प्रसाद, अनोखे लाल, महावीर भट्ट, भरतप्पू महाराज, वाचा मिश्र, क्षमता प्रसाद मिश्र उर्फ कुदई महाराज, रामजी मिश्र आदि तबला वादक हैं। किस घराने से संबंधित हैं? तो बनारस के घराने से संबंधित हैं। अलाउद्दीन खां व उनके शिष्य पंडित रविशंकर राज सिंह, मुश्ताक अली खां, वीरेंद्र सिंह कुमार मिश्रित आदि सितार वादक हैं। सारे ये कौन है? ये सितार वादक हैं। और ये किस घराने से हैं? तो बनारस के घराने से हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपके रजा खां, गुलाम मोहम्मद, रहीम सेन, इलिया खां आदि ये सितार वादक हैं। ये भी लखनऊ घराने से हैं। इटावा घराना भी प्रसिद्ध है सितार वादन हेतु इटावा घराना भी काफ़ी प्रसिद्ध है। शंभू महाराज, पागलदास, महंत अमरनाथ, मन्नू मिश्र, मदन मोहन ये सभी बनारस के घराने से हैं, लेकिन ये पखावज वादक हैं। कौन है ये? पखावज वादक हैं। कोदऊ सिंह, पंडित सखाराम, पंडित अयोध्या प्रसाद आदि पखावज वादक हैं, लखनऊ घराने से। ठीक है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट है कि सादिक अली खां सारंगी वादक हैं, लखनऊ घराने के। पंडित राम बख्श, गणेश जी, हनुमान मिश्र, गोपाल मिश्र, तम्बाकू जी, वंशी महाराज, शंभूनाथ मिश्र, विरदई जी सारंगी वादक हैं, वो बनारस घराने से। बिस्मिल्ला खां और मुमताज़ खां सहनाई वादक हैं, बनारस घराने से। श्रीमती एन राजम, ओंकार नाथ ठाकुर, जी गोस्वामी, लखनऊ है ये वायलिन वादक। कौन है ये? वायलिन वादक हैं। आपके हैं दुल्ले खां, शखावत हुसैन खां सरोद वादक, रघुनाथ सेठ, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, पंडित राम सेवक मिश्र, पंडित छन्नूलाल मिश्र, शिवा पशुपति मिश्र, राजन मिश्र, अमरनाथ पशुपति नाथ मिश्र, धर्मराज मिश्र आदि धूम्रपात शास्त्रीय ख्याल गायक हैं। किस घराने से संबंधित हैं? तो बनारस के घराने से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलबाई, सरस्वती देवी, विद्याधर देवी, आपकी मोती केशर आदि ठुमरी ठप्पा गायिका हैं। ये लोग ये बनारस घराने से संबंधित हैं। सिद्धेश्वरी देवी, गिरजा देवी, बागेश्वरी देवी, कृष्णा देवी आदि ठुमरी गायिकाएं हैं। ये बनारस के घराने से हैं। ठुमरी को पृथ्वी की अंगशैली माना गया, बनारस के घराने से। इमाम बाई, चित्राबाई, अकबर, अली खां, शादे खां के आदि टप्पा बनारस घराने से संबंधित हैं। प्रसिद्ध नृत्यकार उदयंकर कोपे कृष्ण हैं, बनारस के घराने से। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह कौन कहे जाते हैं? तो खुर्शीद अली खां, सूरज खां, चाँद खां, चुद्दू खां, छज्जू खां, दुल्ले खां, नवाब कासिम, अली गुलाम हुसैन आदि ख्याल गायक हैं, लखनऊ के घराने से। चंद्राबाई, जसोबाई, जयसुखबाई, धन्नूबाई, रहीमनबाई आदि ख्याल गायिकाएं हैं, लखनऊ के घराने से। ध्यान दीजिएगा बाई बाई आ रहा है थोड़ा सा, तो बाई के भी समझेंगे लखनऊ घराने से हैं, और ये सारे ख्याल गायकी हैं। बेगम अख्तर कौन थी? द बेगम अख्तर थी गज़ल और शास्त्रीय नायिका। बेगम अख्तर कौन थी? तो शास्त्रीय और गज़ल गायिका हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि जो प्रसिद्ध जरीना बेगम और सुनीता जिंगरन हैं, वो गज़ल हैं। आपके जरीना बेगम गज़ल और सुनीता जिंगरन शास्त्रीय गायिका हैं। बालकृष्ण बुबा, कपिलेश्वरी, रामभाऊ, कुंडा गोलकर उर्फ गर्धव, गंगूनबाई, हंगल भीमसेन जोशी, सरस्वती राणे, हीराबाई वडोदकर, प्रभा अन्य आदि गायक हैं, किराना घराने के। दक्षिण भारत में हिंदुस्तानी शैली को लोकप्रिय बनाया अब्दुल करीम खान ने, जो किराना घराने से संबंधित थे। रामपुर घराने के वजीर खान ने बीड़ा वादन में ख्याल पद्धति का प्रयोग कर जन्म दिया, शाइनिया घराने का। नेक्स्ट पॉइंट है
कि आपके दीपाली नाग, मुदरे, रामास्वामी, जगन्नाथ, गुड़ीदास के गीदे, गिंदे, गोविंदराव, टेम्बे, स्वामी वल्लभदास, आपके ये विशंबर दीन, आपके फयाज खां आदि गायक हैं आगरा घराने के। केसरबाई केरकर, किशोरी अमेनकर, मल्लिकार्जुन मशहूर अंतरौली घराने से संबंधित हैं। ये पद्मावती भी हैं और ये कौन सी गायिकाएं हैं? गायक गायिकाएं हैं ये। केसरबाई, जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी आदि गायिकाएं थीं प्रयागराज की। इंपॉर्टेंट है, छप्पन छुरी गायिकाएं किससे थीं? तो प्रयागराज से संबंधित थीं। नेक्स्ट आपका है संगीत कला प्रमुख लोकगीत। कहाँ कहाँ से कौन कौन से लोकगीत हैं? कजरी, कौन है भैया? कजरी, चौलर, कराही, गारी, पूर्वी, कहरवा, सोहनी, रोपनी, दादरा, निटका, बिरहा, झूमर, झूला, लोरकी, चैता, फगुआ, जोगरी, बिंदेशिया, शोहर, बधाई गीत, कव्वाली। ये आपको पढ़ने से ही कुछ थोड़ा सा देसी लैंग्वेज में आ रहा है, तो इसका मतलब ये पूर्वांचल से संबंधित है। बिरहा सामान्यतः पूरे प्रदेश में पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाता है। कजरी का विशेष क्षेत्र आपके मिर्जापुर और वाराणसी के क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बधाई, सावनी, फाग, झूला, पचरा, कजरी, सोहर, संस्कार गीत, कव्वाली आदि अवध क्षेत्र में, यानी आपका जो संस्कार और सोहर गीत गाया जाता है ना, वो अवध क्षेत्र से संबंधित हैं। झूला, होरी, रशिया, आपका नेक्स्ट है कि आपका बम रशिया, फिर ब्रज मल्हार, पटका, समाज गायन आदि ब्रज क्षेत्र से संबंधित हैं। ढिमरिया, ढिमरियाई, चंगेलिया, कुहाई, आल्हा, ध्यान दीजिएगा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आल्हा, राछरा, दीवारी, हरदौल, पवारा, इंसुरी, फाग, तकरा गीत आदि कव्वाली, कव्वाली भी है। ये सब बुंदेलखंड से मेनली आपका आल्हा। आल्हा समानता पूरे प्रदेश में विशेषतः बुंदेलखंड क्षेत्र से है। रागनी, ढोला, लावनी, गुर्जरी, बन्ना, कव्वाली आपके पश्चिमी क्षेत्र से। भजन, पूरन, भगत, निर्गुण, पचरा और भृतहरि ये सभी आपके भक्तों और साधुओं के द्वारा गाया जाता है। भजन, पूरन भगत, निर्गुण, पचरा, पचरा माता जी के लिए गाया जाता है। भृतहरि ये भक्तों और साधुओं के द्वारा गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम। शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो प्रदेश का मात्र एक ही शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है कथक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कितना बार पूछा गया है? बहुत बार पूछा गया है ये। तो कथक के लिए प्रसिद्ध घराने कौन से हैं? तो लखनऊ और वाराणसी ये कथक के लिए प्रसिद्ध है। पूछेगा कि कथक के लिए कौन से घराना प्रसिद्ध है, तो है लखनऊ और वाराणसी। बिंदादिन शंभू महाराज, लच्छू महाराज, कालका महाराज, अच्छन महाराज और विरजू महाराज, उर्मिला शर्मा, शैलजा सिंह, परोमिता दास, पायल उपाध्याय, परक मदान, दीपेन दास आदि नर्तक हैं लखनऊ के घराने के। नेक्स्ट पॉइंट है कि पंडित शिव मिश्रा, बड़े रामदास, छोटे रामदास, जयकरण मिश्र, हरिशंकर मिश्र, गोपी कृष्ण चौबे, उदय शंकर, महादेव मिश्र, सितारा देवी, अलखनंद आदि कथक नृत्य हैं ये। और ये कथक कहाँ किससे? तो बनारस के घराने से। संगीत कला प्रमुख आपके लोक नृत्य हैं। चंगोलिया, ढिमरिया, शैतान व जावरा नृत्य हैं आपके बुंदेलखंड से। ख्याल नृत्य बुंदेलखंड से। पुत्र के जन्मोत्सव पे गाया जाता है ख्याल नृत्य। कम्हराई कुम्हारों के द्वारा गाया जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र से। घोड़ा नृत्य जो मांगलिक अवसर पर घोड़े के द्वारा, ये भी आपका वही है बुंदेलखंड क्षेत्र से। सौरा ये फसल काटते के समय गाया जाता है, सौरा या सायरा नृत्य बोलते हैं। देवी नृत्य आपका भी है बुंदेलखंड से। राई नृत्य महिलाओं के द्वारा जन्माष्टमी पे गाया जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र से। उसके बाद नेक्स्ट है आपका राई नृत्य महिलाओं के द्वारा जन्माष्टमी पे गाया जाता है बुंदेलखंड से। पाई डंडा मौनिया बुंदेलखंड का डांडिया यादव समाज के द्वारा किया जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र से। दिवाली या बरेदी नृत्य दीपावली पर बाजू की धुन पर लाठी डंडों के साथ यादव समाज करता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। कानरा नृत्य किसी उत्सव पर धोबी समाज के कलाकारों के द्वारा किया जाता था बुंदेलखंड क्षेत्र में। कीर्तन नृत्य गौड़ीय परंपरा के भक्त मृदंग मजीरा के साथ ब्रज के क्षेत्र में किया जाता है। नरसिंह नृत्य नरसिंह चतुर्दशी पर पौराणिक कथानक पर ब्रज क्षेत्र है। रास नृत्य रासलीला के समय पर ब्रज क्षेत्र में। रासक दंड नृत्य आपके ब्रज क्षेत्र में। झूला नृत्य ब्रज क्षेत्र में।
चरकुला जो होता है वो 108, सॉरी, आपका जो चरकुला नृत्य है 108 दीपों के साथ, आपके 108 दीपों का पिजरा या चरकुला सिर पर रखकर महिलाओं के द्वारा ब्रज के क्षेत्र में किया जाता है। चरकुला नृत्य ब्रज का क्षेत्र है। घड़ा नृत्य जो कि रथ के पहिए के ऊपर घड़ा रखकर ब्रज का क्षेत्र है। लठमार होली बरसाना नंदगांव में किया जाता है। बरसाना नंदगांव में होता है। नटवरी नृत्य अहिर समाज के द्वारा पूर्वांचल में। कटघोड़वा नृत्य ये भी पूर्वांचल में है। झूमर गीत आपके मांगलिक अवसर पर जो महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़ करके गाती हैं पूर्वांचल में है। गोड़ऊ नृत्य प्रहसन प्रधान जी बीच बीच में हर बोल पूर्वांचल में। डोमकम नृत्य हैं आपके डोम समाज के द्वारा गाया जाता है पूर्वांचल में। विदेशिया नृत्य आपके नाट्य प्रधान पति के विदेश जाने पर पत्नी द्वारा करुण प्रधान पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाता है। विदेशिया नृत्य ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिव बारात नृत्य यानी भूत प्रेतों का रूप बनाकर पूर्वांचल में। ढिंडिया नृत्य आपके महिलाएं छिद्र युक्त पटके में दीपक रखकर पूर्वांचल में। नटुआ नृत्य आपके नटुआ लोगों के द्वारा द्वार द्वार जाकर पूर्वांचल क्षेत्र में। धोबी नृत्य आपके धोबी समाज के द्वारा पूर्वांचल क्षेत्र में। कहरवा समाज आपके कहार समाज और पूर्वांचल क्षेत्र में। नकटोरा नृत्य महिला पुरुष भेष बदलकर आपके पूर्वांचल क्षेत्र में। फहराई नृत्य पांव कमर में धुंधरू बांटकर लाठी डंडों के साथ यादव समाज के द्वारा किया जाता है अवध क्षेत्र में। नेक्स्ट पॉइंट है बधाई नृत्य राम जन्मोत्सव पर अवध क्षेत्र में। फिर आपका है जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र में। बहुरूपिया नृत्य अवध क्षेत्र में भिन्न भिन्न रूपों में आकर आते हैं, बहुरूपिया इसी बोलते हैं। ढेडिया नृत्य मिट्टी की जालीदार मटका लेकर के अवध क्षेत्र में। नौवा झाखड़ डफला सुराही नृत्य अवध क्षेत्र में। कर्मा नृत्य आपके मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र में। ढकहरी डठिया और चौलर नृत्य अच्छी फसल जब होती है ना तो चौलर नृत्य गाया जाता है। और डठिया सरस्वती के चरणों में, ये सब मिर्जापुर और सोनभद्र के क्षेत्र में होता है। एक और पॉइंट है मिर्जापुर सोनभद्र से कि जो सैला और शहरा होता है, युवक जो पैरों में घुंघरू बांधते हैं और कमर में मोर का पंख बांधते हैं, वो मिर्जापुर क्षेत्र में होता है, जिसको सैला या सहरा बोलते हैं। रागनी और गुर्जरी जो होता है ना, वो घाघरा पहनकर नाती की जाती है, वो पश्चिमी के क्षेत्र में की जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे संगीत कला प्रमुख लोक नृत्य आपकी बात करेंगे, लोक नाट्य की बात करेंगे। तो ये पॉइंट है आपका कि वर्तमान में प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य रामलीला, रासलीला, नौटंकी संगीत है। ये लोक नाट्य की प्रमुख शैलियाँ जो हैं रामनगर काशी रामलीला, प्रयागराज रामलीला, ब्रज रासलीला, अयोध्या में रामलीला, हाथरस में नौटंकी, कानपुर में नाटक आदि किया जाता है। सारी लोक नाट्य शैलियाँ हैं। प्रमुख मेले की बात करते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। प्रमुख मेले, महाकुंभ मेला तो सबको पता है कि हर 12 वर्ष पे आपके विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है प्रयागराज में। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा होता है जो प्रयागराज में हर 6ठे वर्ष पे लगता है। महाकुंभ 12 वर्ष पे, कुंभ 6 वर्ष पे, ठीक है। माघ मेला प्रयागराज में महाकुंभ और कुंभ वर्ष को छोड़कर प्रति वर्ष लगता है ये, यानी ठंडी के मौसम में। ककोरा मेला रुहेलखंड की मिनी कुंभ बदायूं में। रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में लगता है। बटेश्वर मेला जो कि पशु मेला होता है, कार्तिक शुक्ल की द्वितीय पक्ष के पे होता है, आगरा में। बटेश्वर मेला आगरा में। ददरी का मेला भी पशु मेला है, बलिया में लगता है। सरधना मेला आपका कहाँ है? सरधना मेरठ में। सरधना मेरठ में। सीकरी मेला, ऐसा नौचंदी का मेला बहुत बढ़िया है। नौचंदी का मेला चैत माह में मेरठ में। सीकरी का मेला मोदी नगर गाजियाबाद में। बसंत का नौचंडी मेला लखनऊ में। गढ़ गंगा मेला आपका गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में। कंसबद्ध मेला हमीरपुर में। कंस मेला मथुरा और फतेहपुर सीकरी में। फिर आपका हरिदास जयंती मेला आपका है, वो है आपका निधिवन वृंदावन मथुरा में। मुड़िया पूनो मेला गोवर्धन मथुरा में। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में। श्रृंगीराम मेला आपका मनकपुर मेला फर्रुखाबाद में। सैयद सलाह मेला बहराइच में। ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर में। फाल्गुन मेला रामपुर में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें
तो उत्तरायणी मेला आपका है वो बरेली में लगता है, उत्तरायणी मेला बरेली में, और फाल्गुन मेला आपके रामपुर में लगता है। फिर नेक्स्ट की बात करें हम, इनको रिपीट यहाँ से देखते हैं। ये है आपका तिगरी मेला अमरोहा में, खारी झुल्लू कार्तिक मेला बिजनौर में, चैत्र रामनवमी मेला, कार्तिक या परिक्रमा मेला अयोध्या में लगता है। परिक्रमा मेला फाल्गुन में नैमिषारण्य जो कि सीतापुर में है। गोला गोकर्णनाथ मकर संक्रांति पर लगता है खीरी में। बल सुंदरी मेला अनूपसर बुलंदशहर में। बेरिया घाट मेला हरदोई में। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि कालिंजर मेला बांदा में। कजली मेला चरखारी का गोवर्धन नाथू जू मेला महोबा में। देवी पाटन मेला बलरामपुर में। श्रावणी मेला संकिशा में। देवछठ श्रावणी जन्माष्टमी मेला मथुरा में। नवरात्रि गणमौर मेला कैलाश मेला सावन के तीसरे सोमवार को लगता है आगरा में। नककट्या मेला जो है, नककट्या मेला दशहरा चेतगंज वाराणसी में। आपका रथ यात्रा मेला वाराणसी में। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में। खिचड़ी मेला मकर संक्रांति के दिन गोरखपुर में बहुत बड़ा लगता है, 1 महीनों तक ये मेला लगता है। रामायण मेला अयोध्या धाम चित्रकूट श्रृंगेश्वरपुरम। फिर आपका है सोरो मेला, तो सोरो मेला कहाँ लगता है, तो कासगंज, सोरो मेला कासगंज। झूला मेला श्रावण में मथुरा अयोध्या धाम। ध्रुपद मेला वृंदावन वाराणसी में। विंध्याचल देवी आपकी नवरात्रि में लगता है मिर्ज़ापुर में। देवछठ मेला आपकी दाऊजी मथुरा में। प्रदेश में सर्वाधिक मेले मथुरे में लगते हैं, मथुरा में लगता है, और सबसे कम मेला पीलीभीत में लगता है। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेला कहाँ लगता है, तो मथुरा में लगता है, और सबसे कम कहाँ लगता है, तो पीलीभीत में लगता है। तो ये थे हमारे आपके मेले के पार्ट। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं प्रमुख उत्सव की बात। तो ताज महोत्सव फरवरी मुगल संस्कृति व भारतीय कलाओं के प्रदर्शन में है, आपकी बात है आगरा में है। शुलाकुल महोत्सव जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का राम बारात उत्सव है, आगरा में। लखनऊ महोत्सव लखनऊ में। वाराणसी महोत्सव वाराणसी में। देव दीपावली महोत्सव जो कि त्रिपुर राक्षस का वध के उत्सव है, वाराणसी में। अखिल भारतीय व्यासबाद समारोह उत्तर प्रदेश संगीत संस्थान वाराणसी में। गंगा महोत्सव वाराणसी प्रयागराज में। विठुर गंगा महोत्सव कानपुर में। सैफई महोत्सव सैफई इटावा में। गोरखपुर महोत्सव गोरखपुर विश्वविद्यालय में। झांसी महोत्सव झांसी में। कन्नौज महोत्सव कन्नौज में। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, त्रिवेणी महोत्सव फरवरी में ओट क्लब पर प्रयाग उत्सव द्वारा प्रयागराज में। छड़ीमार होलिकोत्सव वो आपका गोकुल मथुरा में। लठमार होलिकोत्सव या रंगोत्सव बरसाना और नंदगांव मथुरा में। तो हम अपने वीडियो के यहीं पे विराम करते हैं, और आप सभी से आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।